तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक हमारे देश के गंभीर मुद्दे बोलूं या प्रचलन बोलूं या ट्रेंड बोलूं। वैसे आप लोगों को मेरे कई सारे वीडियो के माध्यम से ये बात तो पता चल गई होगी कि हमारे देश कोरिया के लोग अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस बात को जस्टिफाइड करने के लिए मुझे अपनी तरफ से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस साल हमारे गवर्नमेंट के जारी किए हुए एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के 100% आबादी में से 40% आबादी अकेले रह रही है। अब आप लोगों को यह तो पता चल गया कि हमारे देश के काफी लोग काफी मात्रा में अकेले में रहते हैं, क्योंकि 100 में से 40% ये कोई छोटी संख्या है नहीं। लेकिन इतने सारे लोगों के अकेले रहने की वजह क्या है? तो आज के इस वीडियो में मैं उन सारी वजहों का खुलासा करने वाला हूं कि हमारे देश में अकेले रहने का ट्रेंड पिछले कुछ साल में इतना लोकप्रिय कैसे हो गया। ये सिर्फ लोगों की पसंद है या फिर उनकी कोई मजबूरी है? इन सारी बातों का खुलासा इस वीडियो में होगा। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लोगों के अकेले रहने का पहला रीजन है बिरादरी संस्कृति की समाप्ति। वैसे अभी की कोरिया की हालत देखकर आप लोगों को यह बात यकीन नहीं होगी, लेकिन सन 1980 तक हमारे देश में भी बिरादरी का उतना ही वैल्यू था जितना भारत के अभी भी छोटे छोटे गांव में या फिर दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में दिया जाता है। हम अभी जो काम कर रहे हैं सिर्फ मेरी लाइफ के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी बिरादरी के लिए और बढ़कर, यानी हमारे समाज और देश के लिए हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सन 1980 तक कोरिया के लोगों में ये सोच काफी ज्यादा कॉमन थी, लेकिन डेवलपमेंट के चलते बहुत सारे लोग अपने गांव को छोड़कर शहर बसने लगे। और शहर में आप लोगों को तो पता ही है कि कोई काम से किसी की लाइफ में इतनी ज्यादा फुर्सत नहीं मिलती कि वह अपनी बिरादरी वालों को, अपने मोहल्ले वालों को और थोड़ा सा समय देकर बात कर पाए। 1970 से 1990 तक जब हमारे देश में डेवलपमेंट का काम चल रहा था, तब लोगों के लिए काम और कंपनी में जाने का मतलब यह था कि हफ्ते में बिना किसी छुट्टी के काम करना, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करना, और घर उनके लिए सिर्फ एकमात्र सोने की जगह थी। लेकिन तब यह बात इसलिए संभव थी कि लोगों के माइंडसेट में यह सोच बैठी हुई थी कि यह काम हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमारे बिरादरी के विकास के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और तब कोरिया की महंगाई इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि कोई भी शहर में आके 5-6 साल अपने बालबूटे पे काम करे तो शहर में वो अपना घर खरीद सकता था, और उस घर में अपने फैमिली को बसाकर किसी एक फादर के काम करने से भी घर चलाना आसान था। अब लोगों के पास सिर्फ अपना काम बचा है और काम के लिए देने के लिए वक्त ही बचा है। तो इस हालत में कोई अपनी बिरादरी के लिए अपना वक्त कैसे निकाल के किसी से क्या बात करेगा? अब किसी भी कोरिया के युवा को यह नहीं लगता कि हमें इस बिरादरी के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, और शादी और बच्चा पैदा करना, वो भी सिर्फ बिरादरी की भलाई के लिए, ऐसा हमारे युवा कल्पने में भी नहीं सोच सकते। और दूसरा रीजन है महंगाई। आप लोगों को यह बात तो पता ही होगी कि हमारा देश साउथ कोरिया दुनिया के टॉप 10 एक्सपेंसिव कंट्री में से एक गिनी जाती है। हमारे देश में सैलरी की अमाउंट तो ज्यादा है, लेकिन ज्यादा अमाउंट की सैलरी देने के पीछे वजह तो होती है कि हमारे देश में खाने से लेकर घर तक सब कुछ इतना महंगा है कि अगर उस अमाउंट की सैलरी नहीं देंगे तो आप लोग गुजारा कैसे करेंगे? खाने तक हम किसी भी तरह मैनेज कर सकते हैं, लेकिन घर की बात तो भाई आप छोड़ ही दो। लेकिन जिनके पास अपने नाम का घर है उनके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन गुजारा करने के लिए भी कुछ चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती है ना, जैसे कि खाने की सामग्री और बच्चों का एजुकेशन। बेशक कोरिया में स्कूल की फीस तो बहुत सस्ती है, लेकिन आप लोगों को यह बात पता है कि बच्चे सिर्फ स्कूल से नहीं पढ़ते, उनको अच्छे यूनिवर्सिटी में एग्जाम क्लियर कराने के लिए कई बार ट्यूशन या फिर क्लास के बाहर की क्लास में भी बच्चों को भेजना पड़ता है। और कोरिया में उस सेकंड एजुकेशन की फीस इतनी ज्यादा महंगाई कि यह हमारे समाज का एक गंभीर मुद्दा चुका है। इसलिए कोरिया के नॉर्मल लोगों की दृष्टि से जो उनको हर महीने की सैलरी मिलती है वो इतनी है कि अकेला बंदा किसी भी तरह से थोड़ा मुश्किल से ही सही लेकिन गुजारा कर सकता है। लेकिन अगर एक और बंदा, यानी कि मेरी शादी करके अगर मेरी बीवी आ गई हो, तो उस एक सैलरी से घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मतलब आपको बिना रुके दौड़ना है, और आपको रात को भी काम करना पड़ेगा, और हो सकता है आपको वीकेंड को भी काम करना पड़े। लेकिन उस सैलरी में अगर कोई बच्चा भी आ जाता है तो भाई तुम आराम करना और फिर उसके बारे में सोचना तो तुम छोड़ ही दो। बच्चे जब 20 साल तक बड़े हो जाएंगे तो तुमको उसके दूसरे एजुकेशन की फीस, उनके खाने की फीस, और अगर घर अपने नाम का नहीं है तो घर का भाड़ा देते देते तुम्हारी कमर झुक जाएगी, लेकिन राजधानी में अपने नाम का घर नहीं मिलेगा। यही एक स्पष्ट कारण है कि कई लोगों की शादी करने की इच्छा होने के बावजूद भी उनके आर्थिक मंदी और फिर कोरिया की इतनी ज्यादा कमर तोड़ महंगाई की वजह से कई लोग अपने शादी करने वाले सपने को पैसे
पैसे के लिए पीछे छोड़ देते हैं। और तीसरा रीजन है अपने आप को ज्यादा वैल्यू देने का कल्चर। इसको शुरू हुए मुश्किल से 10 साल हुए होंगे हमारे देश में, लेकिन ये अपने आप को ज्यादा वैल्यू देने वाला कल्चर आजकल कोरिया के हर एज ग्रुप के बीच में एक डोमिनेंट कल्चर बन चुका है। 20 साल पहले तक कोरिया के लोग सोचते थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ कुछ हद तक अपनी लाइफ के लिए कर रहा हूँ और कुछ हद तक मैं अपने समाज की भलाई के लिए और अपनी बिरादरी के लिए भी कर रहा हूँ। लेकिन आजकल कोरिया के समाज में सबको अपनी भला चाहिए। जिंदगी का पहला मालिक तो मैं हूँ, मेरे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, बस मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे वो करना चाहिए। और एक बात है कि हमारे देश के पेरेंट्स और टीचर इस कल्चर को बुरा नहीं कहता, बल्कि आजकल बच्चों को बचपन से ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम ही हो, कोई तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुम अपनी जिंदगी का सबसे पहला वैल्यू खुद को रखो। मुझे लगता है ये कल्चर बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी एक साइड इफेक्ट ये है कि इस कल्चर में कई बार अपनी बिरादरी और अपने समाज को नकारा जाता है। आजकल कोई आदमी कोरिया के युवा से ये बोले कि भाई लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि समाज के लिए हमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, समाज की जो आबादी कम हो रही है इसके लिए हमें थोड़ा बहुत शादी करके थोड़े बहुत बच्चे पैदा करना चाहिए, तो 100 में से 98% लोग ये बोलेंगे कि हमारे समाज हमारे बिरादरी ने हमारे लिए किया क्या है जो हमें उसके लिए कंट्रीब्यूशन देना पड़े। ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि आजकल कोरियन युवाओं के बीच में जो डोमिनेंट थिंकिंग है मैं वो बता रहा हूँ। और हमें समाज की तरफ से ये बात सिखाई भी जाती है कि अपने प्लेस को मेंटेन रखो। इसलिए इसी सोच में बड़े हुए कोरिया के ज्यादातर युवा शादी, मेरा मतलब जिंदगी में मेरे अलावा किसी और का प्रवेश हो, इस बारे में कई लोग सोच ही नहीं पाते। और कोई लोग शादी का नाम सुनने से भी डरते हैं कि भाई शादी करने से तो मेरी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और का प्रवेश हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही बात है कि आजकल कोरिया के मम्मी पापा अपने बच्चे को शादी के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करते, क्योंकि उनको पिछले 10 साल में ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि अब इस माहौल में बड़े हुए बच्चों को शादी के लिए किसी भी हाल में फोर्स नहीं किया जा सकता। और चौथा रीजन ये है कि लड़का और लड़कियों के बीच में चल रही दुश्मनी, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और लड़कों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ये बात किस देश में नहीं होती। एक जेंडर दूसरे जेंडर के खिलाफ सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं और उस जेंडर के लोग उसके विरोध में सरकार को अपील कर रहे हैं। ये बात हमारे देश दक्षिण कोरिया के बाहर किसी देश में देखने को नहीं मिलती होगी। हमारे देश में पिछले 5 साल से चल रहे लड़का और लड़कियों के बीच में जो लड़ाई है, ये अब इंटरनेट पर नहीं रही, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जिसके बारे में हमारे राजदूतों को भी विचार करना पड़ रहा है। यहाँ के लड़कियों को यहाँ के सारे लड़के बेकार लगते हैं और कोरियन लड़कों को लगता है कि कोरियन लड़की से शादी करना मौत को बुलावा देना है। कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है कि लड़का और लड़की अपने जेंडर के लिए राजनीतिक दल बना के आपस में लड़ रहे हैं। और मुझे ये बात अलग से बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि जिस देश में लड़का और लड़कियों के बीच माहौल ही ऐसा है, उस देश में ज्यादा शादी कैसे हो सकती है। हमारे देश के लोग जिंदगी भर अकेला रहना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि महंगाई की बोझ लेकर कम सैलरी में शादी करके एक छोटे से घर में रहना। ये 4 रीजन है कि कोरिया में अकेले रहने का ट्रेंड इतना लोकप्रिय क्यों है। कुछ हद तक लोगों की सोच की वजह से है और कुछ हद तक हालात की मजबूरी की वजह से। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, और आज मेरा कुछ और बोलने का मेरा मन नहीं है। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक सावधान रहने का, सुरक्षित रहने का। जय हिंद के साथ जय साउथ कोरिया।